ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ इस तरह के जो एडिटोरियल रहते हैं वो आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर सिविल सर्विस का एग्जाम हो, यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। और देखिए, किसी खास टॉपिक पर किसी लेखक के, किसी व्यक्ति के विचार रहते हैं तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। एससी एसटी आरक्षण पर उचित फैसला, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया ना वर्गीकरण को लेकर, उसी की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 को आप लोग पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों यानी कि एसटी एसटी के आरक्षण के उपवर्गीकरण का जो फैसला दिया, वह इन समुदायों के आरक्षण को और अधिक न्याय संगत बनाने और साथ ही सामाजिक न्याय के उद्देश्य को पूरा करने वाला है। एक लंबे अरसे से यह महसूस किया जा रहा था कि एससी एसटी समुदाय की कुछ जातियां तो आरक्षण का पर्याप्त लाभ उठा रही हैं, लेकिन कुछ को उसका वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसके चलते वे समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पा रही हैं और इसके साथ ही उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान भी नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 2004 की 5 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया। इस फैसले में कहा गया था कि एससी एसटी समुदाय की जातियां एक समान हैं और उनका उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने इससे असहमति जताते हुए एससी एसटी समुदाय की जातियों में भी पिछड़ी एवं अति पिछड़ी जातियां हैं। वास्तव में इन समुदायों की जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में अंतर ही नहीं है, बल्कि उनके बीच ऊंच नीच का भाव भी है। और देखिए, इस तरह के टॉपिक पर आप लोग कुछ लिखते हैं ना, कहीं बोलते हैं तो बड़ा न्यूट्रल होकर बोला करिए। उसके पॉजिटिव पॉइंट देख लिया करिएगा, नेगेटिव पॉइंट देख लिया करिएगा और अपना व्यू एक बना के रखा करिएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने यह बिल्कुल सही कहा, उदाहरण दिया कि दिल्ली विश्वविद्यालय की, ये आप देखिए, सेंट स्टीफेंस अथवा महानगरों के किसी अन्य प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र और किसी ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र की स्थिति को एक जैसा नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जताई। या इसलिए जताई क्योंकि एक तो ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू है और दूसरी एससी एसटी समुदाय में अनेक लोग ऐसे हैं जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कहीं अधिक सक्षम एवं संपन्न है। एससी एसटी समाज की जातियों में उपवर्गीकरण करके उन्हें आरक्षण प्रदान करने से उन लोगों के सामाजिक उत्थान में आसानी होगी जो अब भी पिछड़े हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कई दलों ने एक तरह से चुप्पी साधी हुई है और एससी एसटी जातियों में उपवर्गीकरण से इन समुदायों को एक वोट बैंक के रूप में देखने और इसी आधार पर राजनीति करने वाले दलों को राजनीतिक नुकसान का भय उनकी चुप्पी का कारण हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जाति की राजनीति करने वाले दलों का रवैया जो भी हो, इससे इनकार नहीं है कि एससी और एसटी समुदाय के कई नेता ऊंचे पदों पर पहुंच चुके हैं। इसी तरह इन समुदायों के अनेक लोग आरक्षण का लाभ उठाकर आईएएस आईपीएस अफसर बन चुके हैं और इसका कोई उचित नहीं है कि उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात पर बल दिया गया कि यदि किसी परिवार को एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है तो उसे आगे नहीं मिलना चाहिए। एक तरह से आरक्षण के लाभ को पहली पीढ़ी तक सीमित करने की जरूरत जताई जा रही है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके। यह ठीक नहीं है कि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेते हैं। यदि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू की जा सकती है तो उसे एसटी एससी आरक्षण में लागू किया जाना चाहिए। देखिए, क्रीमी लेयर कहने का मतलब है कि जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है उन्हें आरक्षण से बाहर कर देना, उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा और ये पिछड़ा वर्ग में लागू है, इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि ओबीसी की तरह आप देखिए एसटी एससी समुदाय में कई जातियां ऐसी हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर हो चुकी है। इस तरह से ये जातियां पिछड़ी में अंगड़ी हैं और एससी एसटी और ओबीसी समुदाय की ऐसी ही जातियां आरक्षण का अधिक लाभ उठा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में एससी एसटी जातियों के उपवर्गीकरण का अधिकार राज्य सरकारों को भी दे दिया। अभी तक यह अधिकार केवल केंद्र सरकार को था। राज्य सरकारों की ओर से इस अधिकार का दुरुपयोग किए जाने की आशंका है। यह आशंका इसलिए है क्योंकि राज्य सरकारें वोट बैंक की राजनीति के तहत एससी एसटी जातियों का मनमाने तरीके से उपवर्गीकरण कर सकती हैं। ऐसा ना होने पाए यह सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा। हालांकि उसने यह भी कहा कि उपवर्गीकरण का काम तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, उसको न्यायिक समीक्षा हो सकती है और लेकिन देखना है कि ऐसा हो पाता है या नहीं।
और इस तरह के मुद्दों पर आप देखते हैं कि राजनीति खूब होती है। देश में अधिकांश गरीब एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की जातियों से आते हैं। यदि इन गरीबों को की बेहतर तरीके से पहचान हो पाए तो सरकार उनके उत्थान के लिए विशेष उपाय कर उन्हें मुख्य धारा में लाने का कार्य कर सकती है। ऐसा ही होना चाहिए। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी का यह कथन उल्लेखनीय है कि देश में 4 ही जातियां हैं: किसान, युवा, गरीब, महिलाएं। स्पष्ट है कि आरक्षण के मामले में सबसे अधिक ध्यान जो सर्वाधिक गरीब है उन पर ही दिया जाना चाहिए। यह उपवर्गीकरण ही संभव है, उपवर्गीकरण से ही संभव है। केंद्र और राज्य सरकारों को आरक्षण की व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही यह भी समझना होगा कि आरक्षण वोट बैंक की राजनीति का जरिया नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का माध्यम है। अपने देश में कई दल जाति विशेष की राजनीति करते हैं, इस पर जोर देते हैं कि निर्धन तबकों का उत्थान और साथ ही देश की तमाम समस्याओं का समाधान केवल आरक्षण के बल पर ही संभव है। इसी के चलते वे जाति गणना की मांग करने में लगे हुए हैं। यह धारणा ठीक नहीं है, क्योंकि यह कहना सही नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद से देश में जो प्रगति हुई उसका लाभ केवल अंगड़ी जातियों को ही मिला है। आज देश में आरक्षित वर्गों के लोग बड़े कारोबारी भी हैं। इन वर्गों के अनेक लोग ऐसे भी हैं जो बिना आरक्षण के सारे आगे बढ़े हैं। यह सही समय है कि केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षण में उपवर्गीकरण के लिए गठित रोहिणी आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर उनके सुझाव पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़े। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि आरक्षित वर्गों में जिन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल चुका है उन्हें उसके दायरे से बाहर करने की व्यवस्था से पात्र लोगों यानी कि वास्तविक गरीब वंचितों को आरक्षण देकर उनका कहीं अधिक आसानी से सामाजिक उत्थान संभव है। ये लिखा गया है संजय गुप्त के द्वारा। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं और इस तरह के मुद्दे पर अपनी राय जरूर आप लोग दिया करेगा। बिना पदक वाली खेलों के खिलाड़ी पेपर लीक हो या फिर छत लीक हो, हमारे द्वारा की गई इन कीड़ाओं का दुनिया में सानी नहीं है। हास व्यंग कसा जा रहा है और आप देख रहे हैं संसद चूमने लगती है, कभी पेपर लीक हो जाता है और पेरिस ओलंपिक में चल ही रहा है। हमारी स्थिति कोई अच्छी नहीं है, ये कह सकते हैं। और मुझे लगता है जिस हिसाब से हमारे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिल रहा है ना, आधारभूत जरूरतें उनकी पूरी जिस हिसाब से की जा रही हैं, उस हिसाब से हमारे खिलाड़ी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की नागरिकता छोड़ने वाले भारतीय देख लीजिए, एक विदेश मंत्रालय ने जारी की है रिपोर्ट। 2011 में आप देखेंगे कि 1,22,819 लोगों ने, 2022 में आप देखते हैं कि 2,25,620 लोगों ने, 2023 में आप देखते हैं कि 2,16,219 लोगों ने। और मेरा तो ये मानना है, देखिए अगर भारत यहाँ कोई कमाता है और वो भारत की नागरिकता छोड़ के कहीं और जाना चाहता हो तो उसकी संपत्ति ही जब्त कर लेना चाहिए। भाई यहाँ तुम बन रहे हो, यहाँ कमा रहे हो, यहाँ आप देखते हैं कि एक्टर हो चाहे नेता हो चाहे आप देखते हैं कि बिजनेसमैन हो, और जाकर दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं। बड़ी गजब बात है। ऊर्जा शिव तत्व की प्राप्ति, जगत के कल्याण के लिए शिव तत्व की प्राप्ति आवश्यक है, किंतु यह सहज नहीं है। इसके लिए लोकहित में अमृत का लोभ छोड़कर गरल पीना पड़ता है, फिर वह समुद्र मंथन का हो या फिर जीवन मंथन का। वास्तव में सांसारिक गरल पिए बिना सुख की प्राप्ति संभव नहीं, किंतु लोग केवल अमृत की चाह करते हैं और विष से परहेज करते हैं। विस्मान वही कर सकता है जिसमें शिव संकल्प का भाव हो। जैसे भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विस्मान किया, इसलिए वह देवों के देव महादेव कहलाए। अतः शिव संकल्प शिव उपासना का मूल मंत्र है और जिसके बिना शिव उपासना अधूरी है। कुछ देवताओं में भी स्वार्थ लोभ की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, जबकि महादेव पूर्णतः निर्विकार एवं समदर्शी हैं। उनके लिए देव और दानवों में कोई भेद नहीं है। हालांकि कुत्सित संकल्पों के कारण दानवों का सदैव विनाश हुआ है, इसलिए भ्रम है कि शिव संहार के देवता है और वस्तुतः स्वार्थ लोभ और आशुभ संकल्प विनाश के कारण बनते हैं। शिव को नव सृजन के सूत्रधार और संकल्प कल्याण के पर्याय है। संहार को तो उसकी सिद्धि का साधन मात्र है। ये आप देखिए जल विधाता की आदि की सृष्टि है जो शिव की 8 मूर्तियों में एक है और जिसके बिना आप देखिए सृष्टि का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है और इसलिए जल जीवन का पर्याय है। ग्रीष्म का गरल पीकर धरती के संताप को दूर करने के लिए श्रावण अमृत वर्षा का अनमोल उपहार देता है और इसी शिव संकल्पी भाव के कारण श्रावण मास भगवान शिव की को अत्यंत प्रिय है। इस माह रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है क्योंकि गरल पान से दग्ध कंठ वाले शिव का अभिषेक देवताओं में ने इसी महीने किया था और इसी माह मृकंडो ऋषि ने अल्पायु पुत्र मार्कंडेय ने भगवान का शिव का तप करके उनसे दीर्घ जीवन का अमोघ वरदान प्राप्त किया था। अतः व्रत एवं पर्वों की श्रृंखला लेकर अवतरित होने वाला यह मार्ग दीर्घ जीवन का आधार भी है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा, देखा करिएगा। त्रस्त करती न्याय प्रक्रिया, लोक अदालतों का महत्ता पर प्रकाश डालते हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने यह कहते हुए आम आदमी की पीड़ा को आवाज दी कि लोक न्याय प्रक्रिया से इतने त्रस्त हो गए हैं कि समझौता करना पसंद करते हैं
और निसंदेह उन्होंने सच्चाई बताई, लेकिन सच की स्वीकारोक्ति मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता है। प्रश्न यह भी है कि न्यायपालिका और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या करने जा रहा है, और जिससे लोग न्याय प्रक्रिया से हताश निराश होकर समझौता करने के लिए बाध्य न हो। दुर्भाग्य से यह प्रश्न दशकों से अनुत्तरित है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्याय प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए। न्याय में देरी को लेकर न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के स्तर पर रह रहकर चिंता तो प्रकट की जाती रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा सका और जिससे लोगों को समय पर न्याय मिल सके। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने त्रस्त करने वाली न्याय प्रक्रिया को लेकर यह भी कहा कि यह स्थिति हम न्यायाधीशों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन यदि इस समस्या का निदान नहीं होता तो फिर एक कटु सच्चाई बताने का क्या लाभ है। और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि केवल निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में ही मामले लंबित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या लगभग 80,000 है। उच्च न्यायालयों में इनकी संख्या 62 लाख के करीब है और निचली अदालतों में आप देखिए करीब 4.5 करोड़ है। इसका अर्थ है कि लगभग 5 करोड़ लोग न्याय के लिए प्रतीक्षा रहते हैं। इनमें से अनेक मामले ऐसे हैं जो दशकों से लंबित हैं। स्वयं सुप्रीम कोर्ट में दशकों पुराने कई मामले लंबित हैं और इससे इनकार नहीं है कि अपने देश में आबादी के अनुपात में न्यायालयों और न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या नहीं है और यह संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन यदि अदालतों में तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम रहता है तो उनकी संख्या बढ़ाने से भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। उचित यह होगा कि अदालती मामलों का एक तय समय में निपटारा किया जाना चाहिए और सुनिश्चित किया जाए कि यदि निचली अदालतें तय समय में किसी मामले का निपटारा कर दें तो उच्चतर अदालतें भी एक निश्चित समय में उस पर अपना फैसला दें। और इसी के कारण यह भी आवश्यक है कि सरकारें मुकदमेबाजी से बाज आएं, क्योंकि सबसे बड़ी मुकदमेबाज तो वे खुद हैं। यह सही है कि 3 नए आपराधिक कानूनों पर अमल से यह आशा जगी है कि मुकदमों की सुनवाई द्रुत गति से होगी, लेकिन देखना यह होगा कि ऐसा हो पाता है या नहीं। और प्रश्न यह भी है कि आखिर करोड़ों लंबित मामलों का क्या होगा। ये भी प्रश्न है जिनके उत्तर देश की जनता को चाहिए और जनता समस्याओं का उल्लेख नहीं बल्कि उनका समाधान चाहती है। सतर्कता में सुरक्षा। उत्तराखंड में आफत बनकर बस रहे मानसून ने आम आदमी से लेकर शासन प्रशासन तक की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग बाढ़, भूस्खलन, भूकटाव, जल भराव जैसी समस्याओं से त्रस्त हैं और लगातार हो रही वर्षा से सड़क, पैदल मार्ग, पैदल व मोटर पुल और आप देखते हैं कृषि भूमि एवं मकानों को भी व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा है। चारधाम यात्रा काल के चलते तो मुश्किलें और भी बढ़ी हैं। अतिवृष्टि और भूस्खलन के कारण रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड हाईवे और आप देखिए केदारनाथ पैदल मार्ग तो कई जगह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में जगह जगह फंसे तीर्थ यात्रियों को निकालने के लिए प्रशासन को हेली रेस्क्यू करना पड़ा। यही नहीं, प्रदेश में आप देखिए जनहानि का आंकड़ा भी 40 से ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन दुश्वारियों से कैसे बचा जाए। यह ठीक है कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन अतिरिक्त सतर्कता बरतना नुकसान को न्यून तो किया ही जा सकता है। यह सतर्कता हर स्तर पर बरती जानी चाहिए। ऐसे प्रतिकूल मौसम में शासन प्रशासन स्तर पर आप देखते हैं भी, और जब हमें मालूम है कि वर्षा काल में चारधाम की यात्रा जोखिमपूर्ण है तो क्यों नहीं इस अवधि में यात्रा से परहेज किया जा रहा है। और आमजन को भी चाहिए कि वह नदी, नालों और भूस्खलन, भूधसाव वाले स्थानों से दूर रहें और इससे जनहानि का खतरा तो निश्चित रूप से टाला जा सकता है। और इसी तरह प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह नियम कायदों की हर स्तर पर और सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करे। और अनहोनी के लिए आमजन और यात्री पर्यटकों की ही नहीं, प्रशासनिक लापरवाही भी जिम्मेदार है। विशेषकर आप देखिए प्रशासन को तो सरकार की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करना होगा और तभी वर्षा काल में सुकून की उम्मीद की जा सकती है। इसमें मीथेन उत्सर्जन कम करना जरूरी है। दुनिया में मीथेन गैस का उत्सर्जन तेजी से बढ़ रहा है और यह पृथ्वी की जलवायु के लिए बहुत चिंताजनक बात है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, लोगों की गिरती सेहत, गायब होती बर्फ की चादरें, अप्रत्याशित मौसम के रूप में जलवायु परिवर्तन की बड़ी चेतावनियां हमें लगातार मिल रही हैं। फिर भी हम वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा में को उत्सर्जित कर रहे हैं और इससे हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। और विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया कि 2006 से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन बढ़ रहा है और 2020 से इसमें तेजी से आई है। यदि हम बहुत जल्द कुछ कठोर कदम नहीं उठाएंगे तो उत्सर्जन की यह प्रवृत्ति जारी रहेगी। शोधकर्ताओं ने मीथेन उत्सर्जन रोकने के लिए रणनीतियां तैयार की हैं, जिनका उपयोग विभिन्न देश कर सकते हैं और इसमें मदद करने के लिए उन्होंने एक ऑनलाइन टूल भी विकसित किया है। मीथेन उत्सर्जन में यह निरंतर वृद्धि मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के लगातार उपयोग के कारण है। मीथेन सीधे
तेल, गैस और कोयले की डीलिंग और प्रोसेसिंग द्वारा उत्पादित होता है। लैंडफिल और पशुधन से भी मीथेन का उत्पादन होता है और मीथेन भी ग्रीन हाउस गैसों में योगदान दे रहा है। जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के लिए दुनिया भर के प्रयास मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड पर केंद्रित हैं। चूंकि मानव जाति कई दशकों से जलवायु परिवर्तन को पर्याप्त रूप से निपटने में विफल रही है, इसलिए अब वार्मिंग को तय लक्ष्यों से नीचे रखने के लिए हमें सभी प्रमुख जलवायु प्रदूषकों पर अंकुश लगाने पड़ेंगे। इस समय हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन की मात्रा बहुत कम है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मीथेन एक अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। हम जानते हैं कि दुनिया के गर्म होने में मीथेन का भी एक बड़ा योगदान है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही गर्मी को कैद करती है। यह जमीन पर ओजोन के निर्माण में भी योगदान देती है और जिससे श्वसन संबंधी बीमारियों और हृदय रोग के कारण मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है। और इन सभी मीथेन स्रोतों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कमी लाने के लक्ष्यों के साथ साथ मीथेन में कमी के लक्ष्यों को भी लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए नई प्रौद्योगिकियों और नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है। मीथेन उत्सर्जन में तेजी से कमी लाना निकट भविष्य में गर्मी को धीमा करने और कार्बन बजट को पहुंच के भीतर रखने के लिए आवश्यक है। कार्बन बजट से अभिप्राय प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड की औसत मात्रा से जिसे वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए उत्पादित किया जा सकता है। लेखक विज्ञान के जानकार हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इसकी वीडियो आप टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आप देखेंगे कि संडे है आज, तो कम ही आपको काम के आर्टिकल मिलते हैं। सरकार और संगठन का पुराना द्वंद्व, ये अनंत विजय के द्वारा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में संगठन बढ़ाई या सरकार को लेकर खूब चर्चा हो रही। यह मुद्दा एक बार आजादी के कुछ समय बाद भी उठा था और अवसर था कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव। एक तरफ तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार पुरुषोत्तम दास टंडन थे। सरकार और संगठन की उस लड़ाई ने बाद में कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त होने की राय खोल दी थी। चलिए, ये सब बातें होती रहती हैं। पढ़ना हो, ये किताबें पढ़ना हुआ अगर तो खरीद सकते हैं आप लोग, और इसकी पीडीएफ आपको दे दी गई टेलीग्राम पर, तो इसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं ये सब। चलिए, तो इस तरह से आप देखेंगे संपादकीय पार्ट की कहानी खत्म होती है। आप लोगों का मेरे लिए कोई सुझाव हो, सवाल हो तो बता सकते हैं। और आज संडे है तो रात में 9 बजे हम लोग जरूर मिलेंगे। और बाकी आप लोग अपने सवाल तैयार रखिएगा। धन्यवाद।